ना तो कोई इंडस्ट्री चल सकती है ना गुजारा कर सकती है, जिसका सीधा असर सप्लाई डिमांड पर पड़ता है। और अभी हालात ये है कि भले ही इंडस्ट्रीज पूरी ताकत से खुल गई हो, लेकिन उन्हें लेबर फोर्स पूरी नहीं मिल पा रही है। अगर मिल भी रही है तो भी उतनी स्किल्ड नहीं है। और यही है हमारी आज की बिग स्टोरी, जिस पर हमने एक रियलिटी चेक किया है, इंडस्ट्री के नुमाइंदों से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर लेबर क्राइसिस का बॉटलनेक आया ही क्यों, और ये लंबा चला तो इसका क्या असर होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से, जिन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों से बात करके कुछ आंकड़े जुटाए हैं और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर लेबर शॉर्टेज की स्थिति है क्या। प्रकाश, क्या डिटेल्स है आपके पास, बताएं। देखिए, कहने के लिए तो ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो ये काफी सकारात्मक संकेत हैं कि डिमांड में इतनी तेजी आई है कि अचानक से इंडस्ट्री को लेबर शॉर्टेज महसूस होने लगी। और डिमांड को पूरा करने के लिए आंकड़ों पे अगर आप नज़र डालें, इंडस्ट्री के जो आंकड़े हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जो डिमांड है वो प्री कोविड लेवल के से भी ज़्यादा हो गया है। 100% के लेवल पर ये डिमांड की जो रफ्तार है वो पहुंच गई है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर डिमांड रिकवरी 90% के लेवल पर पहुंच गई है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस डिमांड को पूरी करने के लिए जो स्किल्ड मैन फोर्स चाहिए, जो लेबर्स चाहिए, उससे इंडस्ट्री को अभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी क्या वजहें हैं उस पर हम बात करें, उसके पहले मैं आपको जल्दी जल्दी आंकड़े बता देता हूं। आंकड़े ये हैं कि अगर आप सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इंडस्ट्री को मैन पावर की कमी महसूस हो रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और खासकर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो MSME के अंदर में आ रही हैं, क्योंकि उनके पास वैसे भी मैन पावर्स कम होते हैं, छोटी इंडस्ट्री होती है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कतें आ रही हैं और वहाँ पर करीब करीब 30% की कमी देखी जा रही है। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में करीब 20 से 25% लेबर्स की कमी है। टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर ऐसा है जहां पे करीब 25 से 30% लेबर शॉर्टेज देखी जा रही है। इंडस्ट्री ने इसको रिपोर्ट किया है। अब सवाल उठता है कि ये कमी क्यों महसूस की जा रही है। तो हमने कई ऐसे इंडस्ट्री चैम्बर्स से बात की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की। उनका ये कहना है कि एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है फियर फैक्टर। जो पॉसिबल थर्ड वेव की बात की जा रही थी और जिस तरीके से फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान जो लेबरर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आई, उनको मजबूर होना पड़ा अपने नेटिव प्लेसेस को जाने के लिए। लिहाजा वो काफ़ी इस वक्त एहतियात बरत रहे हैं, जल्दी से वो उन जगहों पर लौटने में कतरा रहे हैं जहां पर वो काम कर रहे थे। लिहाजा वो वेट एंड वॉच के मूड में है। लेकिन इस बात की उम्मीद है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन में तेजी आ रही है, कोविड केसेस उसमें काफ़ी कमी आई है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो है ये इस बात को लेकर प्रोत्साहित करेगा वर्कर्स को कि वो अपने जो जहां भी वो काम कर रहे थे वहां पे लौटे, बड़े शहरों में लौटे। इसके अलावा खासकर आप नॉर्दर्न इंडिया में देखें तो फेस्टिवल सीजन है, दीपावली है, उसके बाद छठ है, तो भी इस सीजन में जो है जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर्स हैं, वो इस बात को अहमियत देते हैं कि वो अपने घर पे रहें और एक बार जब ये फेस्टिवल सीजन की समाप्ति हो जाएगी फिर वो अपने वर्क प्लेस पे लौट सकते हैं, ये उम्मीद है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितने लेबर्स लौट पाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कोविड पीरियड के दौरान मनरेगा में भी काफ़ी तेजी आई थी, लोगों को वहाँ भी काम मिल गया है। लिहाजा वो लौट पाते हैं या लौट नहीं पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इंडस्ट्री का ये कहना है कि इस वक्त जो है किसी तरीके से मैनेज करके काम चल रहा है, लेकिन अगर स्थितियां ऐसी बनी रहती हैं तो लेबर क्राइसिस हो सकती है। लिहाजा इस पर काफ़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रकाश। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर कोरोना के बाद से तेज़ी से उभरने लगा है, लेकिन यहाँ पर भी वर्कर्स की कमी साफ तौर से महसूस हो रही है। हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी ने हीरानंदानी ग्रुप के को-फाउंडर और MD निरंजन हीरानंदानी से बात की, जहाँ उन्होंने बताया कि रियल्टी सेक्टर इस वक्त स्किल्ड लेबर की कमी से जूझ रहा है। स्किल्ड लोगों में तो बहुत ही शॉर्टेज है। अनस्किल्ड लोग तो अभी भी मिल जाते हैं, लेकिन स्किल मुझे नहीं मिलते। आपको मैं एक दाखला दूं, 5 साल पहले मुझे 100 स्किल वर्कर्स की गरज थी और मुझे एप्लीकेशन 700 की थी। अब जब मुझे 100 स्किल वर्कर्स चाहिए तो मुझे 25 भी नहीं मिल रहे। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जो स्किल्ड मैन पावर है, कोई भी स्किल, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में सुथार है, प्लम्बर है, फिटर हैं, पेंटर है, प्लम्बर है, ये सब क्षेत्र में देखा जाएगा तो लगभग
बहुत ही बड़ी लंबी शॉर्टेज है। तो एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को कि ये स्किल सेट सीख लें और उनको ज़रूर अच्छी नौकरी मिलेगी। तो इस स्किल सेट को और के लिए आप क्या चाहते हैं कि लोग कैसे इम्प्रूव कर सकें, कैसे सरकारें इसमें काम कर सकें, इस शॉर्टेज को पूरा कैसे किया जाए? ये तो दोनों, सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को करने की आवश्यकता है और दोनों कर रहे हैं। लेकिन मेरा अंदाज से जो डिमांड है वो इतना लंबा चौड़ा है, इतना ज़्यादा है कि सरकार का काम और प्राइवेट सेक्टर का काम कम पड़ रहा है आज के तारीख में। तो ये दोनों क्षेत्र को ऐसे नहीं हम बोल सकते कि सरकार ये काम करे या प्राइवेट सेक्टर ये काम करे। दोनों काम करेंगे तो भी कम पड़ने वाले हैं, तो क्यों नहीं दोनों काम कर जाएं। तो आपने कहा कि डिमांड इतनी ज़्यादा है, क्या आप लोग भी कई नए प्रोजेक्ट्स की तैयारी में हैं? किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स आप प्लान कर रहे हैं? हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें होती है कि हमारे प्रोजेक्ट समय पर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं क्योंकि लेबर शॉर्ट है। और अभी वैसे भी देखें, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, स्टील के भाव बढ़ गए, सीमेंट के भाव बढ़ गए, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं हमारे जो कंप्लीशन में। लेकिन फिर भी मेरे अंदाज से ये सब हम सुलझ जाएंगे। लेकिन मैन पावर की बात जो है, स्किल सेटिंग्स, स्किलिंग की बात है, वो हमें ज़्यादा जोर देनी चाहिए, हमें भी, मुझे भी देनी चाहिए, और हम कर रहे हैं लेकिन कम पड़ रहा है। ये तो बात हुई है रियल एस्टेट सेक्टर की, लेकिन एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो लेबर की कमी से कैसे जूझ रहा है ये सेक्टर। त्योहारी सीजन में ज्यादा डिमांड के बावजूद सप्लाई चेन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन मुद्दों पर हमने बात की एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट सुधीर झा से। सेकेंड वेव में सारे मजदूर जहां पलायन कर गए, वहीं उनके मन में डर भी घर कर गया। तो विगत 2 महीने से जैसे सारे कामकाज प्रारंभ हुए हैं, तो सभी मजदूर लौटे नहीं हैं। करीब 25 से 30% मजदूरों की कमी है अभी भी। लेकिन जो लेबर जितने ही उपलब्ध हैं, उनसे काम तो निकल जा रहा है, परंतु एमएसएमई की बैंडविड्थ कम होती है। एक्स्ट्रा इनके पास में वर्कफोर्स नहीं होता है। अगर 10 मजदूर की आवश्यकता है तो 8 मजदूर रहते हैं, उसमें से भी अगर 4 पलायन कर जाएं, ना आए, तो काम ठप होने की स्थिति बन जाती है। तो इन चुनौतियों से अभी एमएसएमई यूनिट जूझ रहा है। तो इस साल फेस्टिव सीजन में ऑटो सेक्टर में काफ़ी डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन ग्लोबल सेमीकंडक्टर क्राइसिस के चलते सप्लाई में दिक्कत भी दिखाई दी। टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट पीवी बिजनेस यहाँ पर आपको बताएं, शैलेश चंद्रा का कहना है कि सप्लाई चेन में आ रही रुकावट के चलते ग्राहकों का इंतज़ार थोड़ा लंबा हो सकता है। फेस्टिव सीज़न में ग्राहकों में काफ़ी जोश है क्योंकि डिमांड में हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन सप्लाई जो है एक बहुत ही बड़ा स्पॉइल स्पॉट है इस उत्साह में जो ग्राहकों का है, और इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली फील होगा इंडस्ट्री सेल्स में और वेटिंग पीरियड्स में सारे प्लेयर्स के अराउंड, क्योंकि डिमांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सप्लाईज उसके हिसाब से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में। तो फेस्टिव सीज़न काफ़ी उत्साह कोविड फर्स्ट सेकेंड वेव के बाद, लेकिन इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर क्राइसिस है उससे सप्लाई कम होने के कारण ग्राहकों का वेटिंग पीरियड बढ़ चुका है। तो स्किल्ड लेबर की किल्लत की वजह से दिक्कत और तमाम सप्लाई में ब्रेक की वजह से किस तरह से तमाम सेक्टर्स पर असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी तो हमने चर्चा की है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे कुछ एक्सक्लूसिव खबरों की ओर। मौजूदा वित्त वर्ष में रेलवे रेगुलेटर बन सकता है। बताया यह जा रहा है कि सरकार ये फैसला रेल यात्री किरायों को राजनीति से मुक्त करने के लिए कर सकती है। रेलवे PSU राइट्स ने रेल मंत्रालय को सिफारिश भी सौंप दी है। इस बारे में तमाम जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, बताएं क्या है फरमान?
जी बिल्कुल, लगातार रेलवे में एक रेगुलेटर बनाने की ये कोशिश कई लंबे समय से चल रही थी। ये कोशिश कई बार जो है वो लगभग अंतिम पड़ाव तक पहुंची, लेकिन फिर वो हकीकत में तब्दील नहीं हुई। इस बार माना यह जा रहा है कि ये कोशिश एक बार फिर से जो की जा रही है ये अब अपने अंतिम स्वरूप तक जरूर पहुंचेगी। उस दिशा में रेलवे की ही सब्सिडरी जो है राइट्स, उसने सिफारिशें दी हैं रेल मंत्रालय को, और ये जो सिफारिश रेगुलेटर को लेकर के दी है इसका सीधा सीधा मकसद यही है कि मौजूदा जो रेलवे किराए हैं, यात्री किराए, इनको राजनीति से अलग किया जाए और इसका एक बड़ा फायदा रेलवे की जो मौजूदा वित्तीय स्थिति है इसके सुधारने के रूप में किया जाए। तो राइट्स ने रेलवे के रेगुलेटर बनाने के लिए जो प्रमुख तौर पर सिफारिश की है वो यही है कि रेलवे जो रेगुलेटर बनेगा ये ना केवल पैसेंजर ट्रेन के किराए को लेकर के सिफारिश या फिर अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है, बल्कि जो प्राइवेट ट्रेन संचालित करने की योजना है रेलवे की, उसमें भी इसका एक अहम योगदान रेगुलेटर का रहेगा। इसके साथ ही जो स्टेशन जिनका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है उसमें यूजर डेवलपमेंट फीस जो लागू की जा सकती है उसमें भी यूडीएफ के चार्जेस को डिफाइन करने में, तय करने में यह रेगुलेटर एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसके साथ जो मौजूदा माल भाड़ा है या फ्रेट सेगमेंट है उसमें भी रेगुलेटर जो है वो इस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है ताकि एक बड़ा फायदा रेलवे को मिले उसके फाइनेंशियल्स के, उसके रेवेन्यू के इंप्रूवमेंट को लेकर के। तो रेगुलेटर को इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि जिस तरीके से टेलीकॉम या एयरपोर्ट में एक रेगुलेटर बनाया गया है और वो ये तय करता है कि क्या कुछ किराए रहेंगे स्टेशन के इस्तेमाल के या यात्री किराए क्या कुछ हो सकते हैं, ठीक वैसा ही रेगुलेटर रेलवे में भी हो जो रेलवे की फाइनेंशियल्स को इंप्रूव करने में और यात्री सुविधाओं के बढ़ोतरी में एक अहम भूमिका निभाए। माना यह जा रहा है कि यह रेगुलेटर बनाने की दिशा में इसी वित्त वर्ष में यानी कि 2021-22 में ही कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है, इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि रेगुलेटर के आने से जो मौजूदा राजनीति होती है किराए को लेकर के, ये काफी हद तक ये दिक्कत भी रेलवे दूर कर पाएगा। जी शुक्रिया समीर तमाम डिटेल्स देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां लगातार 7 दिनों की तेजी पर हमने ब्रेक लगते हुए देखा है। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आज हुई है और तमाम हाइलाइट्स बाजार की बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। आज बाज़ार में करेक्शन देखने को मिली है। आप ब्रॉडर इंडेसेस के बारे में बात करें या बेंचमार्क इंडेसेस की, निफ्टी और निफ्टी बैंक लगातार जो 7 दिन की रैली देख रही थी, अब जो है वो जो स्ट्रीक है वो स्नैप हो चुकी है और हल्की सी करेक्शन देखने मिली है। और ये 4 तरफा जो है करेक्शन देखने मिली थी 1-2 स्पॉट्स को छोड़ के। अब बात करते हैं आपके मिड कैप्स और स्मॉल कैप इंडेसेस की, इनमें भी ऑलमोस्ट 2% का गिरावट देखने को मिला था। और जो निफ्टी पीएसयू बैंक का जो स्पेस है उसमें जो इंडेक्स है वो 5% गिर गया दिन के हाई से। तो आज देख रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टोरल इंडेसेस पे जो है एक बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा ऑल सेक्टोरल इंडेसेस में लगभग 1% का तो करेक्शन हुआ ही था, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और आपकी आईटी पैक वो जो है बचे रहे थे। सेलिंग है, भारी मात्रा में सेलिंग देखने मिली आपको, एफएमसीजी, ऑटो, रियल्टी, ये सब काउंटर्स पे जो है भारी सेलिंग हुई। लेकिन एक काउंटर था आईटी पैक का जो अपना जो है ग्रोथ मेंटेन करके रखा और निफ्टी आईटी इंडेक्स पे 2% का बढ़त देखने मिला। निफ्टी के नतीजे के बारे में बात करें तो वो एचयूएल के नतीजे आए थे, ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स था, लेकिन वॉल्यूम जो था मिस किया एस्टिमेट्स को। और एफएमसीजी पैक में भी जो है एक बहुत गहरे दबाव देखने को मिला और उसमें जो लीड कर रहे थे एचयूएल कर रहे थे। तो निफ्टी के गेनर्स की भी बात कर लेते तो गेनर्स में जो थे आपके टेक महिंद्रा थे, आपके उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला था। आईटी स्टॉक है, दिग्गज है। एलएनटी भी थी, एलएनटी की एक खबर भी थी कि उनको जो बिडिंग होती है 3 प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल विस्टा के लिए, वो भी मिली थी। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव मोमेंटम जो था इंफ्रा स्पेस में देखने को मिला था। उसके अलावा जो हैवी वेट्स है, बजाज फिनसर्व और एचडीएफसी बैंक, ये भी आपके टॉप गेनर्स में थे। और इन्फोसिस भी आपका टेक पैक से था। ये सारे स्टॉक्स जो है 1.5 से लेकर 2.5% तक का ग्रोथ दिखाए थे दिन के ट्रेड में। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो दिन के स्टार्टिंग से ही आईटीसी में दबाव देखने को मिला था। तो एफएमसीजी पैक में जो दबाव का जो स्टार्टिंग है एचयूएल के नतीजे के पहले, वो आईटीसी में देखने मिला था। स्टॉक 3.5 से 4% डाउन था दिन के ट्रेड में। और ये प्रेशर जो है आपको ऑटो स्टॉक्स में भी देखने मिला था। और ओवरऑल देखा जाए टाटा ग्रुप के भी स्टॉक्स को, लेकिन फोकस में रहेगा टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, इनमें भी जो एक दबाव देखने मिले थे 3.5 से 4% का दिन के ट्रेड में। और टाइटन भी था फोकस में जो लूजर्स में था निफ्टी में। कुछ नतीजे आए हैं आज, उनकी बात कर लेते हैं। एचयूएल के दूसरी तिमाही के नतीजे आज आए और कंपनी ने अनुमान से के मुताबिक ही नतीजे पेश किए हैं। और आपको बताएं तमाम डिटेल्स
हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आइए सुनते हैं कि एचयूएल के नतीजों पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव मेहता का क्या कहना है। कंपनी के प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा है और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रितेश तिवारी के मुताबिक कंपनी के मुनाफे में 9% का इजाफा हुआ है। If I compare September 21, September 20 and September 19 quarters, then this 15% of the portfolio in 20 compared to 19 had come down to about 63% of what was there in 19. When I look at now, it is about 103% of 19. So we are, what Ritesh was alluding to, that we have more or less gone back to the pre-COVID levels. And as the mobility increases, as people step out, we would expect this part of the portfolio, which is structurally very attractive for us, to bounce back strongly. तो एचयूएल के साथ साथ नेस्ले ने भी आज अपने नतीजे पेश किए हैं और कैसे रहे हैं नतीजे, जानते हैं विनी मोतीवाला से। नेस्ले के Q3 नंबर्स ईटी नाउ एक्सपेक्टेशंस के साथ मिल रहे हैं और इन लाइन है एक्सपेक्टेशंस के साथ। ओवरऑल देखें Q3 करंट ईयर 21 में नेस्ले ने रेवेन्यू ग्रोथ किया है अराउंड 9.6% का, वाइल उसके प्रॉफिट बढ़े हुए हैं 5% से और मार्जिन्स आए हैं 24.4% वर्सेस 24.9%। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम और मिक्स ग्रोथ देखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स में। वो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में हाईलाइट किया हुआ है और कंपनी नॉर्मली वॉल्यूम ग्रोथ नंबर नहीं देती है, तो हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है जो कंपनी इंडिकेट कर रहा है। और जो मेजर ट्रेंड्स है, वन तो इनपुट कॉस्ट बढ़ता गया है और कंपनी बोल रही है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे जाते हुए भी ये बुलिश ट्रेंड जो है इनपुट प्राइसेस में वो चलता रहेगा ग्लोबली और लोकली भी कुछ हद तक वो चलता रहेगा। तो मे भी थोड़ा मार्जिन प्रेशर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचयूएल ने भी यही हाईलाइट किया था कि इनपुट प्राइस का जो प्रेशर है वो तो चलता रहेगा और वो एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो अभी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। उसके अलावा नेस्ले में जो हाईलाइट किया हुआ है आउट ऑफ होम कंजम्पशन, वो भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हुआ है और ऑलमोस्ट प्री पैंडमिक लेवल पे तक पहुंच गया है। प्री कुक्ड डिश जो होते हैं वो भी उनकी काफ़ी अच्छी मोमेंटम कंटिन्यू हुई है वहाँ पे भी, और उन्होंने इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबल थे प्रोडक्ट्स वो भी इम्प्रूव हुई है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने हाई डबल डिजिट ग्रोथ दिखा हुआ है। मिल्क प्रोडक्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ है और बेवरेजेस में भी कंपनी ने स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ देखा हुआ है, नेस्कैफे क्लास में भी। तो ओवरऑल इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए नेस्ले ने। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एक एनआरआई के खाते से अवैध तरीके से पैसे निकालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट की इस कार्रवाई पर पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अंकुर मिश्रा। अंकुर, पूरा मामला क्या है और कैसे इसका भांडाफोड़ हुआ? जी हाँ, साइबर क्राइम सेल ने 12 लोगों को अरेस्ट किया है और इनमें से 3 एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं। आरोप ये है कि एक एनआरआई के बैंक अकाउंट में बार बार ट्रांजैक्शंस किए गए हैं और ये मिली भगत इनसाइडर्स की थी, मतलब एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉयज़ की थी। जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी था वो ये था कि पहले तो इन्होंने एक मिरर मोबाइल नंबर ऑब्टेन किया जो एनआरआई अकाउंट होल्डर था उनका, उनके जैसा ही, और उस मोबाइल नंबर को यूज़ करके जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए। इसके साथ ही साथ एक चेकबुक भी इशू कराई गई जिसमें जिसके जरिए जो विड्रॉल था वो किया गया। यही नहीं, पुलिस का ये भी कहना है कि पूछताछ में ये पता चला है कि प्लान ये था कि वो केवाईसी अपडेट भी कर दें, मतलब जो मोबाइल नंबर होता है बैंक अकाउंट से लिंक्ड उसको अपडेट करके दूसरा कर दें ताकि ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत ना करें और मनमाने तरीके से पैसे को वो निकाल सकें। एचडीएफसी बैंक का इस पर कहना है कि वो पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के साथ कॉर्पोरेशन कर रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक ने ही जब ये 66 सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस देखे तो उन्होंने साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट किया। अभी उन्होंने जो एम्प्लॉयज इन्वॉल्व पाए गए हैं उनको सस्पेंड कर दिया है और जब तक ये जांच चलेगी ये सस्पेंशन जारी रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो ये भी कह रही हैं कि आगे और भी लोगों को अरेस्ट होने की संभावना है और भी पेचीदा राज
इस पर्टिकुलर केस में खुल सकते हैं। शुक्रिया अंकुर, पूरे मामले को समझाने के लिए और विस्तार से बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश में वैक्सीनेशन की संख्या जल्द ही 100 करोड़ के पार पहुंचने वाली है। बीते कुछ महीनों में आम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और इसका असर भी अब दिखने लगा है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में न सिर्फ कोविड के नए केसेस में कमी आई है, बल्कि कोविड से होने वाली मौतें भी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार इस माइलस्टोन को कैसे देख रही है? आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन सब मुद्दों पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा से बात की मेरी सहयोगी रुचि भाटिया ने। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए। 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो हम ऑलमोस्ट रीच करने वाले हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए कोविन प्लेटफॉर्म कितना हेल्पफुल रहा, क्योंकि एक टाइम पे कंसर्न था कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइड रहेगा, पर हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर कोविन प्लेटफॉर्म ने काफी हेल्प की है। तो किस प्रकार का आप योगदान देखते हैं आने वाले दिनों में भी, क्योंकि हमारे सामने एक पूरी कंट्री, खाली 100 करोड़ नहीं, हमारा टारगेट और भी लोगों को वैक्सीनेट करना है। देखिए रुचि, पहली बात तो ये कि हमें सचमुच में ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे देश के लिए, कि हम 100 करोड़ का टारगेट और 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं कुछ ही समय में। और दूसरी बात यह है कि ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैक्सीनेटर्स, हमारे फील्ड वर्कर्स, हमारे प्रशासक, राज्य सरकारों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की है और पिछले 9 महीने से अनवरत रूप से ये लोग मेहनत करते आ रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि आज हम 100 करोड़ के आंकड़े के पास पहुंच गए, जो मैं समझता हूं दुनिया में अपने आप में एक कीर्तिमान है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने शुरुआत से ही कोविन का जो प्लेटफॉर्म बनाया था, उस प्लेटफॉर्म को हमने जन केंद्रित और जन समावेशी प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया था। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप इस प्लेटफॉर्म में आ ही नहीं सकते, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और हम लोगों ने ये कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन करके शेड्यूल अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से डोज मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप अपॉइंटमेंट नहीं भी कर पाते तो आप जाइए वहां पर, और अगर आपके लिए जगह होगी तो आपको बिना अपॉइंटमेंट के भी आपको जैब मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पे एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया था। हमने ये नहीं कहा था कि आपकी डिजिटल जर्नी केवल रजिस्ट्रेशन से ही शुरू होती है। आपकी डिजिटल जर्नी, आपके वैक्सीनेशन की डिजिटल जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया वैक्सीनेशन के पॉइंट से भी शुरू हो सकती है। तो इसलिए कोविन करीब 18 भाषाओं में हम लोगों ने कोविन बनाया है। अब उसकी भाषाएं जोड़ दी गई हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे निर्देश हमको दिए थे कि कोविन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाइए, तो उसके इंक्लूसिव बनाने के लिए भी हमने उनके हिसाब से काम किया है। तो एक प्रकार से ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो केवल जो डिजिटल डिवाइड जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो डिजिटल डिवाइड का कहीं भी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सारे लोग और 100 करोड़ लोग अपने आप में एक बड़ा ही नंबर है। आप ये कहें कि भाई 100 करोड़ लोग सब टेक्नोलॉजी के जानकार लोग हैं ये लोग, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच रुचि फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको मिलवाएंगे हमारे आज के स्वदेश हीरो से। बने रहें। Banking partner Fincare Small Finance Bank. Wish more, get more. Channel partner National Stock Exchange. Channel partner Union Bank of India. Good people to bank with. वो जो हारना नहीं जानते, हर क्षेत्र को साथ लेके आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छू के पीछे नहीं देखते। मंजिल सिर्फ एक, देश का विकास तेजी से, वो गूंज है।
कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह ने निवेशकों को अपने पैसों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने सेंटिमेंट को पॉजिटिव बताया है। नीलेश शाह से टाइम्स नाउ के एग्जीक्यूटिव एडिटर यहाँ पर मिहिर भट्ट और सीनियर एडिटर अजय शर्मा से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। इसे हम कोइंसिडेंस कहें या फिर एक अच्छा संकेत, जब से ईटी नाउ स्वदेश लॉन्च हुआ है तब से अब तक में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी बाज़ार में देखी है और बाज़ार ने दिवाली के पहले ही एक्चुअली दिवाली मनाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मिहिर, पैसा हमारा है, सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए। एंड यह मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस वक्त इसमें सेंटिमेंट, मनी फ्लो और फंडामेंटल तीनों का सम्मेलन हुआ है। इकोनॉमी ओपन हो रही है, एक्टिव केसेस 2 लाख के नीचे है, वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पास पहुंच रहा है, एक्टिविटी लेवल प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर है, तो लोगों का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड हुए, इंश्योरेंस हुआ, पेंशन फंड हुआ, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हुए या रिटेल निवेशक हुए, सारे लोग मार्केट में खरीदारी में लगे हैं। प्रमोटर अकेला है जो माल बेच रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जून क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वह निवेशकों की अपेक्षा के अनुसार आए हैं। तो ये सारी चीजों ने मिला के मार्केट को इस लेवल पे पहुंचा दिया है। बट ये अब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फेयर वैल्यू के आसपास है और मार्केट हमेशा लीनियर तरीके से नहीं बढ़ता, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली अपने पैसों के लिए हमेशा की तरह सतर्क रहिए और अच्छी क्वालिटी के कंपनी में निवेश करिए, न कि उस स्टॉक्स में निवेश करिए जो हर रोज बढ़ रहे हैं। नीलेश भाई, देश में मैन्युफैक्चरिंग का जो ओहदा है, हम लोग एक सर्विसेज इकोनॉमी के नाम पे जाने जाते थे, लेकिन जिस हिसाब से कुछ साइंस दिख रहे हैं जब मैनेजमेंट से बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट, कुछ और जिस हिसाब से सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, पीएलआई, जिस सेक्टर्स में पीएलआई है उसको भी ब्रॉडन किया जा रहा है। आपको लगता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो जगह है ओवरऑल इकोनॉमी में वो एक ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और उसके चलते नहीं पूरे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा बट स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं जो ट्रेडिशनल नहीं थी? डेफिनेटली अजय भाई, अपने में एक कहावत है, कर भला तो हो भला। चाइना ने लोगों को कोविड-19 दिया, भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट से लेके कोविशील्ड वैक्सीन दी। इस वजह से और भी कई वजह से चाइना +1 एक ग्लोबल थीम बन रहा है। पहले दुनिया भर के देश चाइना से अपने माल्स को सोर्स करते थे, अब वो लोग एक्टिवली खोज रहे हैं कि कोई दूसरी कंट्री में चले जाए ताकि अपना डाइवर्सिफिकेशन हो। चाइना +1 के लिए दुनिया भर की कंट्रीज कॉम्पीट कर रही है। कई ऐसी कंट्रीज है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, जिनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमसे ऊपर है। बट ये सारी कंट्रीज को अगर आप जमा कर ले तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट उतनी विशाल नहीं है जितनी भारत की है। दूसरी चीज, सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अलग अलग सेक्टर के लिए अनाउंस की। आज से कुछ समय पहले हम लोग मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज पीएलआई स्कीम के तहत हम मोबाइल फोन में नेट एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। हालांकि आज भी हम मोबाइल फोन में स्क्रू ड्राइवर या असेंबली ज्यादा कर रहे हैं, बट अब धीरे धीरे वैल्यू एड बढ़ने लगा है और आने वाले कुछ सालों में वैल्यू एड की वजह से हम मोबाइल फोन में काफी अच्छा काम कर पाएंगे। अजय भाई, बहुत सारे सेक्टर से, चाहे इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन्स है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट है, टेक्सटाइल्स है, जहां पे पीएलआई स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। हमें लगता है कि इस ट्रेंड को एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए काउंट कर सकते हैं। जैसे 2000 में Y2K ने भारत को आईटी क्षेत्र में अग्रसर बनाया, जैसे
1990 और 2000 के दशक में कुछ ऐसे क्रांतिकारी चेंज हुए जिससे भारत फार्मा सेक्टर में जेनेरिक फार्मा टू द वर्ल्ड बन गया, वैसे ही आने वाले 10-20 सालों में भारत मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बनने की दिशा में कदम उठाएगा और तेजी से उठाएगा। नीलेश, साथ ही एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ हद तक ये जो मोमेंटम हमने मार्केट में देखा उसमें थोड़ी बहुत डिसबिलीफ भी थी लोगों की, लेकिन सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर जो टेलविंड इन्होंने मार्केट को दिया है, आपने सही कहा, अर्निंग्स की रिकवरी, वैक्सीनेशन की काफ़ी तेज़ रफ्तार और गिरते हुए कोविड के केसेस, इन सब के बीच सरकार ने भी जो रिफॉर्म्स एक के बाद एक अनलीश किए हैं, चाहे वो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो, अब बाकी कंपनीज भी कतार में हैं, कल हमने देखा डिफेंस में भी अब वो पूरा रिफॉर्म या रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो इन सब को जोड़कर अगर हम देखें तो क्या यह कहना सही होगा कि वी आर इन अ सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म बुल रन, और जो भी कहीं कुछ गिरावट, करेक्शन या फिर कुछ मौका मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा सोच समझकर रिटेल निवेशक को निवेश करते रहना चाहिए? डेफिनेटली मिहिर भाई, भारत की इकोनॉमी तब्दील हो रही है। पहले महंगाई 10-12% रहती थी, आज 4 से 6% के आसपास रह रही है। पहले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की शॉर्टेज होती थी, आज 640 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट रहती थी, आज बहुत क्षेत्र में हम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी तक पहुंचे हैं एंड होपफुली फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस तक पहुंच जाएंगे। पहले हमारे वहां पे कैपिटल की शॉर्टेज होती थी, अगर आपके पिताजी धनवान है तब आप बिजनेस करने की सोच सकते थे। आज की तारीख में अगर आपके पास आइडिया है तो पैसा देने वाले बहुत लोग हैं। पहले हमारे उद्योग जगत में लालाजी सेठ जी कल्चर हुआ करता था, आज एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आ गया है। पहले सरकार कहती थी कि सारे बिजनेस हम चलाएंगे, अब सरकार कहती है कि गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेसेस। ऐसे बहुत सारे बदलाव आए हैं और जो सबसे बड़ा बदलाव भारत में आया है वह फिजिकल से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हमने आधार, रुपे, भीम ऐसे बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इकोसिस्टम में क्रिएट किए हैं। उसके ऊपर भारत के एंटरप्रेन्योर्स अपनी नई नई आइडियाज लेके नए नए आविष्कार कर रहे हैं, सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। हमें पता था एजुकेशन में फिजिकल लेवल पे सब जगह पहुंचना मुश्किल है, आज डिजिटल लेवल से पूरे लॉकडाउन में भारत में एजुकेशन विदाउट डिसरप्शन चलता रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जो भारत के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रही है। फ्रॉम बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड या जेनेरिक फार्मेसी टू द वर्ल्ड, हम अब उस रास्ते पे चल रहे हैं कि वी कैन बिकम मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड। सो ग्रोथ के ऊपर कोई डाउट नहीं है, पहले भी ग्रोथ के ऊपर डाउट नहीं था, मगर हमारी जो पोटेंशियल थी वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं होती थी। अब ये विश्वास आ रहा है कि जितनी हमारी पोटेंशियल है उसे हम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेंगे एंड उसी वजह से मार्केट आगे बढ़ रहा है। बट मार्केट हमेशा एक लीनियर तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। और अगर आप अच्छी कंपनीज में निवेश करें, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ निवेश करें और करेक्शन में अपना धैर्य नहीं खोए, करेक्शन से विचलित नहीं हो जाए, तब डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मार्केट में हमेशा पैसा बनाएगा। जैसा मिहिर ने इकोनॉमी में पूछा, आपने बहुत सारे फेजेस देखे हैं इकोनॉमी के, बहुत साइकिल्स देखे हैं अपने करीब करीब 25-30 साल के अनुभव में। ये जो इस समय करंट फेज है इकोनॉमी का और मार्केट का, वो किससे ज़्यादा सिमिलर लग रहा है? आपको लगता है कि ये जो पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं बाजार में कि 2003 से 2008 जैसा समय है, ये कुछ कुछ मिलता जुलता, उस तरह का आपको भी क्या संकेत मिल रहा है? और यदि हाँ, तो हम लोग अभी कौन से फेज में हैं उस मार्केट के? मेरे हिसाब से अजय भाई, आपने एकदम बिल्कुल सही पकड़ा कि 2003 से 2008 के समय में हमने काफी रफ्तार देखी इकोनॉमिक ग्रोथ में।
90 के दशक से हमने जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चालू की, उसमें हम हमेशा 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड चलते रहे, बट वो सारी चीजों का एक कल्मिनेशन हो गया 2003 के आसपास। महंगाई का दर काबू में था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे थे, ब्याज की दरें कम हुई थी, रिफॉर्म प्रोसेस तेजी से चल रहा था। तो ये सारी चीजों ने मिलके 2003 से 2008 के बीच में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ऐसा ही समय 2021 के आगे दिख रहा है। ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, एंड उसी कॉन्फिडेंस पे, उसी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर स्टॉक मार्केट में आज देश विदेश के निवेशक निवेश कर रहे हैं। चलिए, तो बाजार में निवेश पर सलाह के बाद अब बारी आती है कुछ सेक्टर फंड्स पर बात करने की। सेक्टर फंड में कैसे बनाए निवेश की रणनीति, किस सेक्टर फंड में निवेश करने पर आपको मिलेगा ज़्यादा मुनाफा, और क्या सेक्टर फंड में निवेश करने से जुड़ा है कोई जोखिम? जानिए ये सब कुछ मनी मंत्रा में। खर्च, बचत, निवेश, इन 3 मूल मंत्र पर बनता है आपका निवेश पोर्टफोलियो। लेकिन इसके अलावा और भी अहम बातें हैं, जैसे कि आपका निवेश लक्ष्य, आपके निवेश की पूरा का पूरा अंतराल, और इसके साथ साथ आपके निवेश विकल्प की चॉइस यानी चुनाव। इन तमाम मुद्दों पर और इन तमाम बारीकियों पर आपको फोकस करना है जब भी आप अपने लिए एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं या अपने लिए एक निवेश रणनीति बनाएं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, आपको सिखाता है मनी मंत्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको मिलवाएंगे हमारे आज के 2 मेहमानों से। हमारे साथ हैं विश्विन के सीईओ ऋषि मेहरा, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। आप दोनों का स्वागत है। और जैसा कि आप दोनों जानते ही हैं, आज हमारा फोकस होने वाला है सेक्टोरल निवेश पर, यानी सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको शामिल करने हो तो क्या ये वक्त सही है? अगर ये वक्त सही है तो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करने के लिहाज से आपको सेक्टर फंड्स को शामिल करना चाहिए। इन तमाम बारीकियों पर आज हमारा फोकस होगा। लेकिन मैं उन तमाम बारीकियों पर जाऊं उससे पहले मैं चाहती हूं कि कुछ सेक्टर जो हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं या हाल ही में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स उन पर बहुत ज़्यादा बुलिश रहे हैं, उनकी कुछ डिटेलिंग दर्शकों को और साथ ही हमारे मेहमानों को भी दे दें। सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर, जहां पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इनका एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम डेटा देखें तो इसमें AUM जो है कुल मिला के ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का वो 19.9% के लगभग आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर, जहां पर हम डिजिटल होती इकॉनमी में कैसे इसका इंक्लूजन हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम डिजिटल थीम एक तरह से काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसका फाइनेंस सेक्टर पे ओवरऑल असर इक्विटी AUM अगर हम देखें तो लगभग 12.12% के हिसाब से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर काफ़ी हद तक बुलिश दिखाई दे रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज। IT सेक्टर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, इसमें हम शामिल करना चाहेंगे सॉफ्टवेयर, खासतौर से इंश्योरेंस और नॉन बैंकिंग फर्म्स को भी, और ये सेक्टर आजकल पसंद बना हुआ है म्यूचुअल फंड हाउसेस का। तमाम स्कीम्स में आप देख रहे होंगे कि इन स्टॉक्स में स्पेसिफिक निवेश बढ़ रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फार्मा सेक्टर, जो कि काफ़ी समय तक हमने देखा ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन 2015 से लेकर 2020 के शुरुआत तक ये ठंडा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही महामारी की शुरुआत हुई है, इसने लगातार ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को, और साथ ही म्यूचुअल फंड हाउसेस और फंड मैनेजर्स की जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो भी इस सेक्टर में आती हुई दिखाई दी है। पंकज जी, ये कुछ सेक्टर्स जो मैंने गिने हैं, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, IT और इसके अलावा हमने देखा फार्मा, इन पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले बैंकिंग से शुरुआत करते हैं, फिर अगला सेक्टर में ऋषि से लूंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। बैंकिंग सेक्टर एक बहुत एक्टिव सेक्टर है और किसी भी अगर आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड को भी देखें तो उसमें भी मेजर एलोकेशन जो होता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में होता है, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखिए कि यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपका एक्सपोजर बैंकिंग फाइनेंस में काफी रहता है। तो ये सेक्टर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना बनता है, चाहे आप डाइवर्सिफाइड फंड में कर रहे हैं तो भी, और यदि आपको लग रहा है कि आप स्पेसिफिक इस सेक्टर में करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में करना चाहते हैं तो ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
और राइट, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जहाँ पर निवेश बढ़ा है ओवरऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, तो हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो हमेशा से फ्लेवर में रहे हैं और फंड मैनेजर्स खासतौर पर इन पर बेट करते हैं। अगला सेक्टर होगा फाइनेंस सेक्टर का, और यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसी कंपनीज की जैसे कि एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और इन्फो एज हो गया। यहाँ पर ओवरऑल जो फेवरेटिज्म है या जो पसंदीदा थीम है ऋषि, यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पिछले 10 साल से एक तरफ जो टेक्नोलॉजी है वो हर चीज को आगे लेके जा रही है। पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी की कंपनी सर्विस प्रोवाइडिंग होती थी, अब टेक्नोलॉजी की कंपनी प्रोडक्ट भी बनाने लग गई है, और ये जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनमें बहुत अच्छा मुनाफा होता है कंपनियों को, और इनके ऊपर डिपेंडेंसी, जो इनके ऊपर कंपनियां डिपेंड भी करती हैं इनको प्रोडक्ट या देने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए, उनकी डिपेंडेबिलिटी इन पे बहुत होती है। तो इनमें कभी भी आप काम थोड़ा कम हो सकता है बट कभी ज्यादा कम नहीं होगा। तो फंड हाउसेज आई थिंक इसी चीज को देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनीज है, इनका इंफ्रा बहुत सॉलिड है, इनमें हमेशा डिमांड बनी रहेगी, इनमें इनके पास हमेशा काम रहेगा, और ये अब प्रोडक्ट भी बनाने लग गए हैं और प्रोडक्ट बना के बेचने लग गए हैं। सर्विसेज के अलावा भी इनकी इनकम प्रोडक्ट्स बनाने में आ गई है, तो वो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब से कोविड या महामारी आई तो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है वो और भी बढ़ गई। आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज से कुछ 2-3 साल पहले बहुत सारे काम ऑफलाइन हो जाते थे, अब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ऑनलाइन होने लग गए हैं, और इन सब की डिमांड इनके ऊपर आने लग गई है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हम ओवरऑल अगर देखें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी, बजाज फिनसर्व की बात होगी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात होगी, एचडीएफसी लिमिटेड की बात होगी। तो ये तमाम कंपनियां जो है इस सेक्टर में शामिल होती है, और जहां पर जो म्यूचुअल फंड हाउसेज या फंड मैनेजर्स का रुझान है थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्क्रीन को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आईटी सेक्टर की हम बात करेंगे, जहां पर ओवरऑल हम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसमें अच्छा खासा रुझान निवेशकों के लिहाज से भी है। इस सेक्टर में अगर हम पोर्टफोलियो के लिहाज से देखें या म्यूचुअल फंड हाउसेस के निवेश के लिहाज से देखें पंकज जी, तो काफ़ी रुझान दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर एक तो ओवरऑल भी आप देखें तो इस सेक्टर में डिमांड पहले से भी अच्छी रही है, और इस कोरोना के पीरियड में हमने देखा कि काफी काम टेक्नोलॉजी होने की वजह से हो पाए। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट, यानी कि आप पूरी हर इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे में इस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है और आगे भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। और साथ ही अभी क्योंकि सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, बट आप अगर देखेंगे चाहे आप फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग में आप देखें तो टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है। यानी कि जो काम पहले आपको मैनुअली करना पड़ता था या आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन करते हैं। तो यानी कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो और या एजुकेशन हो, हर जगह पर टेक्नोलॉजी की डिमांड है। तो डेफिनेटली ये सेक्टर जो है एक एक्टिव सेक्टर है और इसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। ऑलराइट, चलिए अगला सेक्टर है फार्मा सेक्टर, जहां पर बम्पर रिटर्न्स आते हुए हमने देखा है। निवेशकों के लिहाज से भी रुझान बढ़ा है इस पूरे सेक्टर में। हमने देखा है बहुत सारे फंड हाउसेस ने खासतौर से हेल्थ केयर फंड्स को भी लॉन्च किया हुआ है। फार्मा प्ले ऋषि काफ़ी समय तक ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन अब अचानक से कोविड-19 के चलते हमने यहाँ पर दिलचस्पी आते हुए देखी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए मेरे साथ। काबिलियत हो तो कामयाबी का रास्ता बन ही जाता है। कुछ ऐसी ही कामयाबी की कहानी रची उड़ान ने, जो एक ऐसा ऐप बन गया है जिसने सिर्फ 5 सालों में बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में अपनी धाक जमाई है। और इसीलिए आज हमने अपना स्वदेश हीरो चुना है उड़ान ऐप को। आखिर कैसे एक सोच ने इस मुकाम तक उड़ान भरी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उड़ान ऐप खोले मुनाफे का शटर।